बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। आज मैं यहाँ पे वेलवेट के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग और कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ये माइक्रो वेलवेट 9000 की क्वालिटी का स्टफ़ है मेरे पास, जिसकी चौड़ाई मेरे पास तकरीबन 45 इंच है और ये स्टफ़ पूरे ड्रेस का है तकरीबन 5 गज़। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस स्टफ़ को हाथ में लिया है, स्टिच किया है। अगर कुछ गलती हो जाती है और आपको इससे बेहतर कुछ आइडियाज़ पता है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे इसके लिए पलटने के लिए कॉटन का स्टफ़ 1 मीटर लिया है और इसकी शर्ट में ये कंट्रास्ट इस्तेमाल होगा जो कि आपको अगली वीडियोज़ में नज़र आ जाएगा। ट्राउज़र बहरहाल हम लोगों को यहाँ पे सिंपल स्टिच करना है, तो अभी हम इन स्टफ़ को सेपरेट कर देते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में आपको ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग पेपर के ऊपर करना बताई हुई है। ये वही कटिंग मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहाँ ज़रूर देखिएगा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है जो आज मैं स्टिच करने जा रही हूँ ये वाजे कर देती हूँ। यहाँ पे फ्रंट और बैक के पीस के लिए जो ऊपर हम लोग इलास्टिक का मार्जिन 2.5 इंच रखते हैं वो, और नीचे जो हमने 3.5 इंच का मार्जिन हमने रखना होता है वो हमें यहाँ पे नहीं रखना। किस हिसाब से कटिंग करनी है बस बता देती हूँ मैं आपको। उसके बाद फिर जब हम स्टिचिंग करेंगे तो आपको आइडिया मिलता रहेगा कि हमें किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि मैंने इसे थोड़ा सा लूज़ स्टिच किया हुआ है, क्यूलोट टाइप का। ये पैटर्न जो मैं आपको दिखा रही हूँ 2 सेपरेट पीसीस के ऊपर है, लेकिन नीचे जो मैंने आपको ये वाला पेपर रखा हुआ है फ्रंट और बैक मैंने एक ही पेपर के ऊपर ड्राफ्ट किए हुए हैं। इसकी वजह भी पता चल जाती है। ये देखिएगा, बॉटम से जो मेरी ट्राउज़र की एक्चुअल लेंथ है उसमें मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है पंचा फोल्डिंग के लिए। जो इसके अंदर कपड़ा पलट के जाएगा वो कॉटन का जाएगा। ऊपर की तरफ देखिएगा कि यहाँ पे आसन मैंने रखी होती है 10.5 इंच, जिसे सेंटर सीट कहते हैं, लेकिन जो मैंने ड्राफ्टिंग की हुई है वेलवेट के लिए वो मैंने 9.5 इंच रखी हुई है। उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर जो बेल्ट लगेगा वो कॉटन का लगेगा और उसमें मैंने 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है जो कि हमारा होगा सिलाई का मार्जिन, जो कि बेल्ट को ज्वाइन करेगा। कटिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमेशा जो धागे बुर वाली साइड होती है मखमल की वो नीचे की तरफ रखी जाती है और इस तरह जो सिलवटें आई हुई होती हैं इन्हें पहले बिल्कुल क्लियर कर लेना है। ट्राउज़र की ड्राफ्टिंग एक ही पेपर पर की हुई है। बैक का पीस पहले हम इस तरीके से रख के कट करेंगे। एक पीस में आपको कट करके दिखा रही हूँ, आपने वही, अगर आप नहीं इसको कंट्रोल कर सकते तो पिन लगानी है। यहाँ पे मैं हिंट दे दूँ, कपड़े को डबल फोल्ड करके आप चाहें जी कि दोनों पीसेस एक साथ कट कर लें, नहीं, हर पीस को सेपरेट सेपरेट कट करना है, तभी मखमल हाथ में काबू में आती है। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि कोई पीस बड़ा कोई छोटा होगा, क्योंकि इसमें सिल्क नुमा कुछ रेशे होते हैं जो कपड़े को फिसला देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको फ्रंट साइड ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं एरो से शो कर दूँगी। पहले मैंने ये हिस्सा ऊपर की तरफ रखा है और जहाँ जहाँ पेपर है मैंने यहाँ पिन्स का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ पेपर है थोड़ा सा दबाव देने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते हुए कपड़ा आगे नहीं खिसकना चाहिए, आपने आगे मूव होकर कपड़े को कट करना है। ये कॉटन की तरह का स्टफ़ नहीं है, डेलिकेट स्टफ़ है, इसको डेलिकेट हाथों से ही लेके चलना है। यहाँ पे एक पीस कट हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि दूसरा पीस कैसे कट करेंगे और फ्रंट के पीसेस को हम कैसे कट कर लेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इस दौरान जब तक मैंने ये ट्राउज़र स्टिच किया है वो सारी आपसे डिटेल के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो बहनें बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी वो देख लें। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पैटर्न और ये मैंने कट कर लिया है। अब ये फ्रंट साइड जो लिखी हुई है इसको ऐसे ही पलट के दूसरी तरफ ले जाना है, यानी आसन से आसन मैच कर दीजिएगा। मैंने इसीलिए कपड़ा जो कट किया है वो और जो मैंने ऊपर पेपर रखा है वो आमने सामने रख दिया। अगर आप इसको अलट पलट के नहीं रखेंगे तो यहाँ पे गलती का अंदेशा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूसरा पीस भी वैसे ही कट कर लिया जिस तरह पहले, आपकी सहूलत के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये पीसेस क्या मैंने ठीक कट किए हैं। इस तरह अलट पलट के रखना ज़रूरी है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि रेशे वाली साइड नीचे थी। दोनों को मैंने साथ रख के देख लिया है, कोई भी कमी कोई भी ज़्यादती नहीं है।
अब तक हमने बैक पीस दोनों कट कर लिए हैं। अब हमें फ्रंट के पीस को कट करना है, तो उसके लिए ये जो फ्रंट की ड्राफ्टिंग हमने करके रखी हुई थी इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। अगर आपको शुरू में इसकी ड्राफ्टिंग समझ नहीं आई तो अब देख लीजिएगा कि इन सीम से कट किया और यहाँ पे जो एक्चुअल लेंथ है 37 मेरे ट्राउज़र की, उसके ऊपर 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा हुआ था सिलाई का, जो कि ऊपर बेल्ट के साथ अटैच होगा। अगर आप चाहें तो ये ड्राफ्टिंग आप 2 सेपरेट पीसीस पे भी बना सकते हैं। चूँकि ये वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ इसलिए मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब इसके भी देखिए कि फ्रंट साइड वाला हिस्सा पहले मैंने ऊपर रखा है कपड़े के एक तरफ, उसकी कटिंग वैसे ही कर ली है जैसे मैंने आपको बताई थी, और इसको यूँ पलट के आसन के साथ आसन मैच कर दूँगी और इसी कपड़े की चौड़ाई से फ्रंट का पीस भी निकल आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गई है बात। अब मैं चलती हूँ कि हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग में थोड़े बहुत जो एक्सपेरिमेंट करने हैं। नीडल देख लीजिए, मेरी जोकी की मशीन है 16 नंबर, मैंने थोड़ा क्लोज़ करके दिखा दिया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना नीडल्स के ऊपर आप दुकान वालों से भी पूछ सकते हैं। बखिए का साइज़ मैं अगर 2.5 इस्तेमाल करती हूँ तो मैं ये 3.5 इस्तेमाल कर रही हूँ। ये प्रेशर फुट को उठाने के लिए घुटने का नी प्रेशर होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाऊंगी। एक मैंने एक्स्ट्रा पीस लिया, आपके सामने 3-4 एक्सपेरिमेंट करके दिखा रही हूँ, जो आपको भला लगे आप वो कर सकते हैं। अभी मैंने प्रेशर फुट पे कोई प्रेशर नहीं दिया और जस्ट ऐसे ही सिलाई कर दिया बखिया 3.5 नंबर पे रख के, कोई इसमें खिंचाव नहीं है। अब दूसरे नंबर पे मैं सिलाई लगाऊंगी। अब नी लिफ्टर जो होता है, नी प्रेशर या नी लिफ्टर जो होता है, इसके पाँव को थोड़ा सा उठा देता है, उससे थोड़ा सा उठा के मैं स्टिच करने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आया है सिलाई के अंदर, यानी इसमें खिंचाव नहीं आया। अब एक और एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा कि ये पेपर जो होते हैं A4 साइज़ के थोड़े थिक वाले, इसको इस तरह रख कर और फिर मैंने सिलाई लगाई, इसमें ज़रा सा भी खिंचाव नहीं आया। लेकिन ये पेपर सिर्फ वहीं पे काम आएगा जहाँ पे जॉइंट इस तरीके से करना होगा। बाज़ औक़ात हमें इस तरीके से प्लेट्स देने होते हैं कि जो सीधे सीधे होते हैं, उसमें आप पेपर ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे 2 कट हुए हुए पीसीज होते हैं उसमें पेपर फिसलेगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ इसलिए कि ये सब कुछ मैंने करके देखा है। जो चीज़ मुझे भली लगी वो अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए। अब एक फ्रंट का पीस लिया है, एक बैक का पीस लिया है और हम साइड सीम से स्टिच करेंगे। लेकिन जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि इन दोनों पीसीस पे 4-4 इंच के फासले पे छोटे छोटे कट्स लगा लिए जाएं, ताकि जब मैं इसे सिलाई करूं, कट से कट मैच करके करूं, तो मेरा कोई एक पीस जब मैं स्टिच करके दूसरी साइड पे चली जाऊं तो वो खिसके नहीं, एक बड़ा एक छोटा ना हो। अब जो साइड की सिलाई है वो मैं करने लगी हूँ पाइंचे से ऊपर की तरफ स्टार्ट। बखिए का साइज़ रखा हुआ है 3.5, नी लिफ्टर से मैंने इसे उठाया है। बाज़ लोग इस तरह कपड़े को उठा के भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से मेरे जो ये नॉचेज़ लगे हुए हैं ये बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ से नी लिफ्टर से थोड़ा सा तो उठाया, लेकिन उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जहाँ मेरे कट लगे हुए हैं यानी फ्रंट और बैक के पीसेस के ऊपर, उनको मिलाते हुए जब मैं चल रही हूँ और नी लिफ्टर मैं नहीं उठा रही हूँ तो भी मेरी मशीन के ऊपर कपड़े को खिंचाव नहीं पड़ रहा है। बल्कि नी लिफ्टर उठाने से ऐसा हो रहा था कि कहीं पे बखिया बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने की सूरत में आ रहा था, कहीं पे उसके स्टिचेस बड़े आ रहे थे। तो मैंने अब इसको धीरे धीरे करके इस तरह छोटे छोटे पीसेस, इसीलिए मैंने जगह जगह पे नॉचेस लगा लिए हुए हैं और एक बराबर इसकी सिलाई करते जाना है। अभी जब मैं इसको सिलाई मशीन से हटाती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस हवाले से कैसे बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक और हिंट दे दूँ, शनील को कभी भी डायरेक्ट प्रेस नहीं किया जाता। अब किस तरीके से प्रेस किया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज की मेरी वीडियो इसलिए भी लंबी हो गई है कि इसमें मैंने आपको जो काम मैंने करके देखे हैं वो मैंने आपको करके दिखाए हैं, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन आप लोग को है तो आप भी उससे सीख सकें। यहाँ पे मैं इसके ऊपर इस्त्री नहीं रख रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितना गैप दे के इसको स्टीम करना है। अगर आपके पास स्टीम आयरन है इतना गैप होना चाहिए। अगर आपके पास स्टीम आयरन नहीं है, बारीक सा मलमल का कपड़ा लीजिए, उसे इसके ऊपर रखिए और बस इस्त्री कर दें जिस तरीके से करते हैं। और मैं स्टीम आयरन ही कर रही हूँ, इससे इसकी सारी सिलवटें निकल जाएंगी जो थोड़ी बहुत हैं भी, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं देनी है वरना ये रेशे इसके रेशमी है तो फिर वो सिकुड़ भी सकते हैं।
यहाँ पे अच्छे से मैं एक और चीज़ भी कर सकते हैं हम, डैब डैब करके। अब जिस तरीके से मैं आपको बताती होती हूँ कि सिलाई का मार्जिन सारा बैक वाले पोर्शन की तरफ कर देना। देखिए मैंने इसे इस्त्री किया है, कोई भी छाप इस्त्री ने नहीं छोड़ी है, वरना हम इस्त्री करते हैं तो वहाँ पे रंग चेंज हो जाता है कपड़े का। अब हमने सिलाई का सारा मार्जिन बैक की तरफ करना है और स्पेशली ये वाले एरिया के ऊपर मलमल का कपड़ा ज़रूर रख के इसको आयरन करना है, ताकि इसमें कहीं कोई गुंजाइश रह गई है तो वो निकल जाए। यहाँ पे आपको शनील का कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कभी ग्रीन कभी ब्लू नज़र आ रहा है। बेसिकली ये ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर है। वो मैं आपको कभी जब इसकी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसको मैं आपको पूरे ड्रेस को दिन की रोशनी में दिखा दूँगी। इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आपके सामने मैंने इसे आयरन कर लिया है। जब यहाँ पे ये हो जाएगा कंप्लीट तो अंदर वाले हिस्से में ओवरलॉक कर लूँगी। फिर इसके बाद बारी आती है कि हमने इसके पांचे को किस तरीके से स्टिच करना है, क्योंकि मैं पांचा भी वैसे ही स्टिच करूँगी। यानी 6 इंच की पट्टी लंबी ली है और चौड़ाई तो पांचे के हिसाब से है। दोनों साइड पे हाफ इंच का मार्जिन रख के, जो हमने हाफ इंच का मार्जिन नीचे फोल्डिंग के लिए रखा था वहाँ पर लब की सिलाई लगानी है। लेकिन दोनों साइड्स पर हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है, क्योंकि ट्राउज़र नीचे से नैरो ऊपर से वाइड होता है। इसके ऊपर भी फ़िलहाल मैं इसलिए स्टीम आयरन कर रही हूँ क्योंकि ये जुड़ा हुआ है ऊपर मखमल के साथ। अब इसको यूँ पीछे की तरफ पलट के पहले एक दफ़ा देख लेना है और फिर बैक की तरफ से। अब कॉटन का स्टफ़ है इसलिए मैं आयरन इस्तेमाल कर रही हूँ, और अगर मखमल की बैक साइड के ऊपर आप चाहें तो आयरन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाज़ आयरन्स इसको सपोर्ट नहीं करती हैं। ये देखिए फ्रंट से ये इस तरह नीट नज़र आना चाहिए। अब इसको यूँ बिछा के इसके साइड का जितना कॉटन का मार्जिन है वो हमने कट कर लेना है। यहाँ पे एक बात वाज़ेह कर दूँ कि ये वेलवेट का स्टफ़ बहुत ज़्यादा स्ट्रेची नहीं है, चौड़ाई के रूप पे स्ट्रेच नहीं हो रहा। अब इसकी इनसीम सिलाई करने से पहले मैं इसको देख लूँगी फ्रंट और बैक के हिस्सों को मिलाने के बाद कि क्या इसमें कहीं झोल तो नहीं पड़ रहा। नहीं। अब इसकी यहाँ अंदर की तरफ भी मैंने सिलाई वाला मार्जिन जो बॉटम को यानी नीचे वाला कपड़ा जो पलट के जाना है उसको मिला लेना है और छोटे छोटे यहाँ पे कट लगा लेने हैं वैसे ही। अब ध्यान में ये रखना है, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट स्टिचिंग आए, आपको लास्ट में ये ट्राउज़र नज़र भी आ जाएगा, तो बेहतर यही है कि 2 हिस्से जब भी हमने जोड़ने हैं हम लोगों ने उसको कट लगा लेना है। यहाँ से मैंने कच्ची सिलाई इसलिए स्टार्ट की थी कि मैं इसे देखना चाह रही थी कि कहीं ऐसा मसला ना हो जाए, दोबारा उधेड़ना ना पड़े। अब इसकी भी हम वैसे ही आयरनिंग करेंगे जैसे हमने पहले की थी। दोनों साइडों से कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। नीचे पांचे वाला हिस्सा खुला हुआ है, उसको अभी हमने हाइड करना है। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे हाइड किया। अब इन दोनों पीसीस को ये सिलाई वाला मार्जिन जो है इससे यूँ उठा के ले आना है, या दाएं ले आएँ या बाएं ले जाएं और साइड से इसको मैनेज कर लें। और हम लोगों ने चूँकि इसको साइड के हिसाब से कट किया था तो ये सिलाई का मार्जिन है। अब इसे पक्का करके यहाँ पे स्टिच कर देना है। ये मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हो जाना चाहिए। कम ज़्यादा होगा तो कोई ना कोई एक हिस्सा हमारा यानी शनील का कपड़ा खिंचेगा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ से अब पक्का कर लेंगे। और ये चूँकि 2 लेयर्स हो गई हमारी शनील की और 2 लेयर्स हो गई कॉटन के स्टफ़ की, तो यहाँ पे मैं नी लिफ्टर से थोड़ा सा प्रेशर दे के ऊपर की तरफ उठाऊंगी इसे। और जब नी लिफ्टर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि इसे पीछे से पकड़ के खींच लिया जाए तो फिर सिलाई सही आती है। लेकिन यहाँ पे स्पीड मशीन की तेज़ नहीं रखनी है। इस तरह की कुछ लुक है अभी पांचे की। इसको सीधा कर लेते हैं जिस तरीके से हम शलवार के पांचे को सीधे करते हैं। और ये देखिए ये लुक आ रही है इसके बॉटम की, यानी इसकी इन सीम आउट सीम जो भी है वो इसके अंदर दब गई, यानी सिलाई का मार्जिन हमें नज़र नहीं आएगा। अब इसको मैं उलट के दिखाती हूँ तो ये देखिए कोई भी किसी किस्म का झोल नहीं है आपके सामने। इसको मैं तुरपाई करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे कि हमने क्या करना है क्या नहीं। ये देखिए अब हम इसकी तुरपाई के लिए निडल लेंगे 0, वही जो बारीक सी पोत की सुई होती है मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। सिंगल थ्रेड लूँगी, यहाँ पे नॉट लगा लूँगी। अब ये जो गत्ते होते हैं हमारे ड्रेसेस के अंदर से निकले हुए, चूँकि शनील और कॉटन 2 मुख्तलिफ स्टफ़ हैं, शनील हाथ से फिसल जाएगा, तो इस गत्ते को इस तरह इसमें से गुजार लेना है। और ये जो कपड़ा है हमारा कॉटन का, इसके ऊपर मैं हाथ रख रही हूँ और तुरपाई करती चली जा रही हूँ। इसके एडवांटेज ये होगा कि टांका जो होगा वो नीचे वाले कपड़े को, शनील के कपड़े को अपनी ग्रिप में नहीं लेगा और कागज़ से सुई इस तरह फिसल के ऊपर की तरफ आ जाएगी।
छोटे छोटे यहाँ पे टांके लेते जाना है और तुरपाई करते चले जाना है। और इसी तरीके से पूरा पांचा हम लोग आराम से तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हाफ हिस्सा बनाया तो हाफ को यूं पलट लेना है और जहाँ पे ये कोना सा आया हुआ है, जाहिर सी बात है ये साइड की सिलाई है, इस पे धागा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा लूज छोड़ देना है। यहाँ से मुझसे टाइट हो गया था, ये लूज छोड़ेंगे तो जब ये पलटेगा तो यहाँ पे खिंचाव नहीं आएगा। और बाकी वैसे ही तुरपाई करते चले जाना है जिस तरीके से हम नॉर्मल तुरपाई करते हैं, बस वो हम हाथ में पकड़ के करते हैं। ये मैंने इस तरह इसके ऊपर रख के, क्योंकि हाथ में पकड़ने से खिसक रहा था कपड़ा। और जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे इस तरह कागज़ गत्ते को हम घुमा लेंगे, नीचे की तरफ से खिसका लेंगे। ये लीजिए मैं आपको करीब भी करके दिखा देती हूँ। जहाँ पे इसे हमने एंड करना है वहाँ पे हमने इसके नॉट्स लगा के और धागा कपड़े के अंदर घुमा देना है 1-2 दफ़ा, ताकि धागा आराम से बाहर ना निकल सके। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ कि इसकी कैसी फिनिशिंग आई है। ये देखिए अभी हमने इसको आयरन करना है। तो जनाब ये बन गया है पांचा, किसी किस्म का कोई झोल कॉटन की वजह से या इसकी वजह से नहीं आया। ये देख लें इसकी सिलाई इन सीम भी और आउट सीम भी। अब बात करते हैं हम इसकी आसन की। अब दोनों हिस्से मैंने तैयार कर लिए हैं, एक राइट लेग के लिए एक लेफ़्ट लेग के लिए। आसन से अब हमने इसे जोड़ना है। चाहें तो इस तरीके से सेंटर मैच करके डायरेक्टली सिलाई लगा दें, नहीं तो फिर वही सिलसिला कि इन दोनों पीसीस को आपस में मिला के रखें। सेंटर से दूरी पे जो थोड़ा बहुत बढ़ा होगा वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा। इसमें पहले एक तरफ कट लगा लेने हैं, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। बराबर करने के बाद फिर दूसरी तरफ कट लगा लेने हैं ताकि हमें यहाँ पे सिलाई लगानी आसान हो जाए। तो मुझे इस दौरान जो अभी तक समझ में आया है कि जब 2 पीसेस को जोड़ा जाता है तो उनके ऊपर अगर हम छोटे छोटे कट लगा दें तो हमारे काम में नफासत आ जाती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बखिए का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लें। तीसरे नंबर पे कुछ कुछ जगहों पे नी लिफ्टर से प्रेशर फुट उठा के काम करना बेहतर होता है। आसन को मैंने स्टिच कर लिया था क्योंकि वैसे ही स्टिच करनी थी। अब इसका जो ऊपर बेल्ट है उसको मैंने ऑल राउंड नापा, उससे कॉटन का कपड़ा 3-4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। यहाँ पे कपड़े की ऊंचाई मैंने रखी है 5 इंच। क्यों? 1.25 इंच ऊंचाई पे मेरी इलास्टिक है, लेकिन मैंने 1.5 इंच के हिसाब से कपड़ा रख के 3 इंच तो इलास्टिक के लिए, क्योंकि इलास्टिक जब हम लगाते हैं इसके ऊपर और नीचे घूमने के लिए स्टफ़ कपड़ा चाहिए होता है। फिर इसके बाद सिलाई का मार्जिन रखना होता है। जहाँ जोड़ रिक्वायर्ड है वहाँ जोड़ लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद फ्रंट जो हमारी सेंटर सीट है वहाँ से डायरेक्टली इसे इस तरीके से स्टिच करना शुरू करेंगे। मैंने क्यों नहीं अगला हिस्सा मरोड़ा है, वो इसलिए कि उसको बाद में तुरपाई करके हमें कंसील कर देना है। ये देखिए पूरा ऑल राउंड मैंने लगा के ओवरलॉक कर दिया है। आप चाहें तो हाफ फुट के गैप से सिलाई लगा सकते हैं। मैं शनील पे ज़्यादा सिलाइयाँ पसंद नहीं करती। अब इलास्टिक किस तरीके से इसके अंदर से गुजारेंगे, पूरा रोल ले लिया है, जितनी मुझे इलास्टिक की चौड़ाई चाहिए उस पर निशान लगा लिया है। इसे इसमें से गुजार दूंगी। गुजारने के बाद इसे जब खींचेंगे, छोटा पीस इसमें से गुजारना मुश्किल हो जाता है, बड़े पीस से इस तरह निकाल लेंगे और ये वाले जो मैंने सेफ्टी पिन से इसे इंसर्ट किया था उसे निकाल लेना है। ये वाला पीस कट कर देंगे। मैंने इतना मार्जिन रखा था कि ओवरलैप करके इसकी चौकोर और फिर क्रॉस में स्टिचिंग कर लेंगे इस तरीके से। और स्टिचिंग करने के बाद इसे इक्वली अंदर इस तरह फैला के और इसका ऊपर से तुरपाई करने के बाद इसका मुंह यहाँ से बंद कर देना है ओवरलैप करके। और 5 नंबर जो सबसे बड़ा बखिया होता है उसके हिसाब से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। आप अगर पसंद नहीं करते, अच्छा यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। कंप्लीट मैंने कर लिया था, फिर मैंने ऊपर वाला हिस्सा आपको दोबारा से दिखा देना है। ये देख लें पूरा ट्राउज़र स्टिच हो चुका है। ये देखिए किसी भी किस्म की मेरे हिसाब से तो कोई खिंचाव इसमें नहीं आया है। और इसके ऊपर अगर आयरन करना है कपड़ा रख के करना है। अगर आपको लगता है कि अंदर वाला हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है तो इसके ये जो गढ़ा सा पड़ा है दोनों कपड़ों के बीच में, इसके ऊपर सिलाई लगा दें तो वो गुम हो जाएगी, वरना मुझे तो ऐसे ही ठीक है। और इसका फ्रंट लो बैक हाई वाला ट्राउज़र ही बना है, क्यूलोट टाइप का है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।